नमस्कार सभी साथियों को, एक बार शेयर कर देंगे फिर मैं लाइव शुरू करता हूँ। आज मेरे पास थोड़ा कम वक्त है। सिर्फ जियो को डिफाइन करूँगा, बाकी कोई बात नहीं करूँगा। एक बार शेयर कर दीजिए फिर मैं शुरू करता हूँ। शेयर कर दीजिए एक बार। शेयर कर देंगे। जो भी भाई कॉल कर रहे हैं प्लीज अभी कॉल ना करें। जल्दी शेयर कर दीजिए, एक मिनट में फिर मैं चालू करता हूँ। मैं मना कर रहा हूँ, आप कॉल मत कीजिए अंशुमान भाई। देखिए सभी साथियों को नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज जो हम लोगों को जियो रिसीव हुआ है, सुबह मुझे रिसीव हो गया था परिषद की तरफ से, और जब मैंने उसको एनालाइज किया, सुबह से मैं अपने अधिवक्ताओं के साथ बात कर रहा था। उसके बाद अधिवक्ताओं से बात करने के बाद मैंने काफ़ी जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, तो बार बार रिज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, बहुत साथी परेशान हैं, जब से मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि भैया ये क्या है क्या नहीं है, और सभी साथी एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं उसको देखने के बाद। ज़्यादातर अधिवक्ताओं का कहना है, कई सारे अधिवक्ताओं का भी मेरे पास फ़ोन आया था, उनका कहना है कि ये जो जियो है, उनकी लैंग्वेज में कहा जाए तो आपकी 6800 की जो लिस्ट आई है उसके परसुएंस में नहीं आया है। आपका जो जियो है वो ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग महिलाओं की और दिव्यांगों की एक लिस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको उसको पूरे तरीके से समझाता हूँ। आप एक बार सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आपने सबने शायद जियो पढ़ ही लिया होगा, मोस्टली सभी लोगों के पास पहुँच ही गया है। देखिए, जो सरकार ने काउंटर लगाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एक काउंटर लगाया था आयोग में, सेम तरह का 2 काउंटर लगाए थे, जिसमें महिला रिजर्वेशन की और फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन की बात की गई थी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हम लोगों ने तभी से एनालाइज कर रहे थे, और इसके परसुएंस में हमने कई सारे ऑर्डर लगाए थे कोर्ट में। ऑर्डर लगाने के बाद जो लिस्ट हम लोगों ने कई सारे लोगों को समझ में नहीं आया था कि 7149 कहाँ से आया, और बहुत मुझे लगता नहीं है किसी के समझ में आया होगा कि 5844 कहाँ से आया था। एक बार सभी भाई बता देंगे, आवाज़ तो आपको सही आ रही है ना? 5844 यहीं से निकल कर आया था। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि 5844 कहाँ से आ गया, ये कहाँ से नहीं आ गया। सभी लोगों के माइंड में एक चल रहा था कि 15,000 15,000 15,000, सब लोग यही चिल्लाए जा रहे थे। लेकिन जब डेटा को एनालिसिस जो कर रहा होता है उसको एक्चुअल में पता होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। 5844 यहीं से निकल कर आया था। सबसे पहले एक सरकार ने काउंटर लगाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार ने फीमेल रिजर्वेशन को और फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन को अप्लाई किया हुआ है इसमें, और जो कि हमारा भी मानना है कि अप्लाई होना चाहिए। 1999 में
महिला रिजर्वेशन को लेकर एक शासनादेश जारी हुआ था और उस शासनादेश में ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती होती है और उस भर्ती में ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि 20% महिलाएं होनी चाहिए। अगर किसी भर्ती में 20% महिलाएं नहीं होती हैं तो निचले पायदान के मेल अभ्यर्थी को बाहर करके महिला को अंदर किया जाता है। ऐसा नियम सरकार ने बनाया था। और उसमें दूसरी बात जियो में ये भी कही गई थी कि जो महिला जिस कैटेगरी की है, जैसे मान लो ओबीसी की कोई महिला है, जनरल में क्वालिफाई कर रही है और वो महिला रिजर्वेशन के अंतर्गत आ रही है, तो वो सीट ओबीसी से माइनस होगी, ना कि जनरल से माइनस होगी। एक ऐसा इस तरह का जियो आया था 1999 में महिला रिजर्वेशन के नाम से। तो उस जियो को जब देखा गया, वो जियो गलत था, रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर रहा था। तो उस जियो को कई सारी कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद उसको मॉडिफाई कराया गया। कई तरह के ऑर्डर उसमें पास हुए, जिसमें एक ऑर्डर जितेंद्र सिंह का भी था। जितेंद्र सिंह का ऑर्डर हम लोगों ने पहले से कोर्ट में लगाया हुआ था, जिसके परसुएंस में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए जिसमें महिला 20% ना हो, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो सरकार को समझ में नहीं आया, या फिर अधिकारियों ने गलती करी, या फिर एनआईसी के सॉफ्टवेयर ने गलती करी, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, उस जियो के अकॉर्डिंग जो महिला 50% यानी कि जो जनरल की सीटें होती हैं उसमें क्वालिफाई कर रही है और वो ओबीसी की है, तो उसको महिला रिजर्वेशन के अंतर्गत डालकर ओबीसी में से एक सीट माइनस की गई और जो जनरल में सीट बची उसकी जगह पर ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थी को चयन किया गया। जो 69,000 की लिस्ट तैयार हुई थी उसमें कुछ इस तरीके से वाकया सरकार ने किया था। सरकार ने क्या किया, इसको बहुत गहराई से, सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, बहुत गहराई से इस चीज़ को समझेंगे, बहुत गहराई से। जो महिलाएं, यानी कि दो तरह के रिजर्वेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। सरकार का ये कहना है कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फुलफिल होना चाहिए हर एक भर्ती में। वो मैंडेट है, उस मैंडेटरी पार्ट को फुलफिल करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को पहले अप्लाई करते हैं, जो कि सरासर गलत है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये नहीं कहता कि आप उसको पहले अप्लाई कीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है, क्षैतिज आरक्षण जो होता है, वो ये कहता है कि किसी भी भर्ती में ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि उस भर्ती में 20% महिलाएं और 10% फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये इंश्योर किया जाना चाहिए। चूँकि बाकी भर्तियां होती हैं, जैसे पुलिस की भर्ती हो गई या फिर अन्य किसी तरह की भर्तियां होती हैं, उसमें महिलाओं की संख्या थोड़ी कम होती है। लेकिन शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो बाकी भर्तियों में ये चीज़ उभर के नहीं आ पाती। जब 69,000 में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, 40% महिलाएं थीं हमारी शिक्षक भर्ती में, तो 40% महिलाएं होने की वजह से ये चीज़ सबके सामने में आ गई कि ये गड़बड़ इस तरीके से हो सकता है। सरकार ने क्या किया इसको लेकर, सभी साथियों को नमस्कार, और शेयर करते रहेंगे सभी साथी, और बहुत ध्यान से सुनेंगे इस लाइव को, जितना हो सकता है शेयर करेंगे। बहुत आपकी शिक्षक भर्ती के रिजर्वेशन का पूरा निचोड़ है इस लाइव में आज, ठीक है? तो आप दबा के शेयर करेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं कोशिश करूंगा सभी साथियों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि 5844 का हम लोगों ने कहाँ से निकाला। बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि ये शिगुफा निकाला है इन्होंने, अपना चयन पाने के लिए कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए सभी साथी यहाँ पे एक हैं, सभी आरक्षित वर्ग के साथी हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा हो जाए उसका ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लीगली है वो यही है।
तो रिजर्वेशन अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को क्लियर करने के लिए जितेंद्र सिंह का ऑर्डर आया। जितेंद्र सिंह के ऑर्डर में ये कहा गया कि अगर मान लीजिए 100 लोगों की भर्ती हो रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, 100 लोगों की भर्ती हो रही है, 100 लोगों की भर्ती में ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि 20 महिलाएं हों। सरकार का ये कहना है कि ये मान लीजिए एक हाथ है, ये एक भर्ती है, 100 है ये, ठीक है, इसमें से 20% महिला होनी चाहिए, 10% क्या होना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि ये 30% काट दो। अब ये जो 70% का पार्ट बचा, इसमें सभी को फिल किया जाना चाहिए, इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाना चाहिए। ऐसा सरकार का मानना था, अधिकारियों का ऐसा मानना था। जब हमारी बात वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी थे और तमाम अधिकारी थे, तो उन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने ये बात बोली कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है, 2 वर्टिकल लाइनें होती हैं, उसमें से काट दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने उनको ये समझाया था। तो अभी क्या किया कि 69,000 की भर्ती थी, 69,000 में 13,800 महिलाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। ये 1994 का महिला रिजर्वेशन का जियो कहता है। सरकार ने क्या किया, टॉप की 13,800 महिलाओं को उठाया। टॉप की 1,40,000 का जो डेटा था जो पास हुए थे, उसमें से टॉप के 20% को उठाया महिलाओं को, और उनको उठा के महिला कैटेगरी में डाल दिया। अब उसमें ओबीसी भी थे, जनरल भी थे, एससी भी थी, महिलाएं सभी थी टॉप की, जिसमें ओबीसी की महिला का लास्ट गुणांक था 69.48, जनरल की महिला का लास्ट गुणांक था 69.49। इस तरीके से ये कट ऑफ थे। इसी बात को लेकर पूरी लड़ाई चालू थी। तो वो महिलाएं, जब एक बात बताइए, 67.11 जनरल का कट ऑफ था, 69.48 जिस महिला का हो उसको महिला कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं। कोई भी रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि निचले पायदान को उठाकर ऊपर लाया जा सके, लेकिन सरकार ने क्या किया, ऊपर बैठी हुई महिला को रिजर्वेशन दे दिया, जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। 69.49 लाने वाली महिला को महिला कैटेगरी में डाल दिया। महिला कैटेगरी में डालने के बाद आप जनरल की कट ऑफ को कैसे नीचे ला सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था। महिला जो 69.49 वाली महिला थी, 69.48 की ओबीसी की जो महिला थी, उसको उन्होंने महिला कैटेगरी में डाला और उस सीट को ले जा करके ओबीसी की सीट में से माइनस किया। ओबीसी की सीटें थी 18,598, और जो महिलाएं ओबीसी की ऐसी थी जो 69.48 के ऊपर थी, 13,800 के अंदर थी, वो करीब 7500-7600 महिलाएं ऐसी थी, ठीक है, या फिर सॉरी 7400 थी, वो लगभग 7400 महिलाएं ऐसी थी जो 69.48 के ऊपर थी। उनको महिला रिजर्वेशन में ले जाया गया और उनको उठा के 18,598 से माइनस किया गया सरकार के द्वारा। तो जब वो 7400 महिलाएं माइनस हुई तो 18,598 से माइनस करेंगे तो 11,000 कुछ महिलाएं बची। इसी तरीके से 1400 कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड थे जो जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे, जिनको ओबीसी से माइनस किया गया। टोटल मिला के 8,500 सीटें ऐसी थीं जो ओबीसी में से माइनस की गई, जो जनरल में क्वालिफाई हो रहे थे, ठीक है। अब ओबीसी की सीटें घट के रह जाती हैं 10,000, 18,000 सीटें 27% की बचती हैं, वो रह गई 10,000। उस 10,000 पर को ओबीसी से फुलफिल किया गया, ऐसा सरकार का मानना था। इस बात को हमने चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद तमाम तरह के लड़ाई लड़ी गई, आयोग में गए। आयोग में सारा जब एनालिसिस हुआ कि रिजर्वेशन किस तरीके से लगाया जाता है, जितेंद्र सिंह का ऑर्डर क्या कहता है, वो सारी चीज़ें लगाने के बाद हम लोगों ने एनालाइज किया कि 7,149 सीटें, यानी 7,150 सीटें ऐसी थी जो ओबीसी और एससी को और मिलनी चाहिए थी, जो कि जनरल को दे दी गई। मतलब वो महिला रिजर्वेशन लगाकर उसमें से माइनस कर दी गई ओबीसी और एससी में से। अब हुआ क्या, जो जनरल की 69.48 वाली महिला थी, उससे ऊपर की जितनी भी महिलाएं थीं वो जनरल में काउंट होनी चाहिए थी, उनको ओबीसी में डाला गया। और जो सीट अपनी जनरल में छोड़कर आई वो
उनकी जगह पर जनरल के अभ्यर्थी का चयन किया गया। ये थी पूरी कहानी। उनकी जगह पर दरअसल नियम ये कहता है कि जो महिलाएं जनरल में जा रही हैं उनकी उसी कैटेगरी का अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने क्या किया कि जो ओबीसी की महिलाएं थी, जनरल में क्वालिफाई कर रही थी, उनको महिला रिजर्वेशन के अंतर्गत ओबीसी में लाया गया, और जो जनरल में जगह छोड़ के आई अपनी, उनकी जगह पर उनको जनरल को ऑफर कर दी गई वो जगह। ऐसा करने से मना कर रहा हूं कि अभी आप कॉल मत कीजिए, लाइव बार बार डिस्टर्ब होता है। अभी कॉल नहीं करेंगे। जब हम लोगों ने इस केस को डीपली एनालाइज किया और कोर्ट में लेके गए, तो वहां से सब जब चीजें निकल के आई, फिर जब आयोग ने रिपोर्ट दी, उसके बाद अब ये एक जियो आता है जो हमारे सारे सवालों का कंक्लूजन लेकर आता है। इस जियो में ये कहा गया है, पहला आप पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर 100 महिलाएं हैं, 100 अभ्यर्थियों की भर्ती है, कार्मिक विभाग को सवाल पूछे गए हैं, 3 सवाल हैं। पहला सवाल में ये कहा गया है कि अगर 100 लोगों की भर्ती है, उसमें जनरल में 25 महिलाएं क्वालिफाई कर रही हैं, जिसमें 20 जनरल की हैं, 20 ओबीसी की हैं, किसी भी तरीके से 25 महिलाएं जनरल में क्वालिफाई कर रही हैं, तो क्या महिला रिजर्वेशन को पूर्ण माना जाएगा? तो उसमें कहा गया है कि हाँ, महिला रिजर्वेशन को पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल किया गया है कि अगर मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी की कुछ महिलाएं हैं, 7 कुछ महिलाएं दी गई हैं और कुछ ऐसी सीटें महिलाएं दी गई हैं, टोटल मिला के 20 महिलाएं हो रही हैं पूरी भर्ती के अंदर, लेकिन वो उस कैटेगरी की महिलाएं हैं, तो इस केस में क्या रिजर्वेशन पूर्ण माना जाएगा? पहला केस था कि जनरल में पूर्ण हो रही हैं 20% महिलाएं, उस केस में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दूसरे सिनेरियो में कहा गया है कि वो रिजर्व कैटेगरी में महिलाएं पूर्ण हो रही हैं, तो महिला रिजर्वेशन पूर्ण माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस पर कार्मिक विभाग का कहना है कि हाँ, महिला रिजर्वेशन पूरा माना जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि किसी भी भर्ती में 20% महिलाएं होनी चाहिए, बचा वो किसी भी कैटेगरी में हो, ये नियम कहता है। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप के लिए पूछा गया है कि अगर फिजिकली हैंडीकैप कोई भी जनरल में क्वालिफाई कर रहा है, तो वो फिजिकली हैंडीकैप की सीट से माइनस होगा या नहीं होगा। तो उसमें कार्मिक विभाग का ये कहना है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई भी अभ्यर्थी है, जनरल में क्वालिफाई कर रहा है, वो अनारक्षित में ही काउंट होगा, आरक्षित वर्ग में काउंट नहीं होगा। इस तरीके से टोटली किया जाए, पहले हमारे पास लगभग सीटें जो बन रही थी 7150 सीटें ऐसी बन रही थी, लेकिन उसके बाद थर्ड काउंसलिंग हुई है, या फिर सरकार ने अपने हिसाब से इवैल्यूएट किया, उन्होंने पाया कि 6800 ऐसे महिला और फिजिकली हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी थे, क्योंकि कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड को थर्ड काउंसलिंग में लिस्ट सीट दे दी गई थी, 1200 कुछ, 600 कुछ थी, 600 कुछ उनकी पहले से रिजर्व थी। तो ये उन्होंने कंक्लूजन करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचे, कार्मिक विभाग का ये कहना है कि ओवरऑल पूरी भर्ती में 20% महिलाएं इंश्योर करनी चाहिए। अगर आप 69,000 का डेटा उठाकर देखेंगे तो इसमें लगभग 40% महिलाएं हैं, जो नियम के महिलाएं तो हो सकती हैं, अपनी कैटेगरी के हिसाब से जा रही हैं, लेकिन उनको गलत डिफाइन किया गया, उनको ओबीसी एससी की कैटेगरी से माइनस किया गया, और जो सीटें ओबीसी एससी को मिलनी चाहिए थी वो जनरल को ऑफर कर दी गई। फिर कार्मिक विभाग ने इस चीज को एकदम जस्टिफाई किया कि जो भी अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी में अपनी मेरिट के अनुसार जा रहा है, वो ओपन कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद ओपन कैटेगरी में काउंट करने के बाद वर्टिकल रिजर्वेशन को लगाते हुए लिस्ट एक प्रिपेयर की जाएगी। उस प्रिपेयर्ड लिस्ट को देखा जाएगा कि 20% उसमें महिलाएं हैं या नहीं हैं। अगर 20% महिलाएं हैं तो कोई बात नहीं, अगर 20% महिलाएं नहीं हो रही हैं तो उस कैटेगरी में देखा जाएगा कि जनरल में 20% पूरी हो गई या नहीं हो गई।
ओबीसी में पूरी हो गई या नहीं हो गई, और एससी में पूरी हो गई 20% या नहीं हो गई। जिस भी कैटेगरी में 20% महिलाएं नहीं होंगी, उस कैटेगरी के मेल अभ्यर्थी को, नीचे वाले मेल अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा और महिला को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यह कार्मिक विभाग की संतुष्टि है। इसके अनुसार एक जियो पारित होता है जिसमें कार्मिक विभाग ने इन सब चीज़ों को, पॉइंट को हाईलाइट करते हुए बताया है, और इसके अनुसार कार्मिक विभाग ने बोला है कि इस तरीके से नियम को अप्लाई करते हुए एक लिस्ट को बनाया जाए। यहाँ पे सरकार ने या तो गलती करी है या कुछ भी मानो, एक इनको फ्रेश लिस्ट इश्यू करनी चाहिए थी जिसमें इन 6800 को 69,000 के अंदर दिखाना चाहिए था। ठीक है। राजीव पाल लिख रहे हैं टकला। हाँ भाई टकला हूं, क्या बहन की शादी वादी तो नहीं करनी मुझसे? अगर करनी हो तो शायद मैं बिग विग लगवा लूंगा, बता देना। ठीक है, बाकी औकात में बात करें आप। ठीक है, तो माफी चाहूंगा इस तरह के, देखिए आप इस तरह की कोई भी कमेंटबाजी करेगा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी का नौकर नहीं हूं यहाँ पर, और बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान है तो आके मुझसे मिल ले। ठीक है, माफी चाहूंगा। तो इस तरीके से सरकार, कार्मिक विभाग ने एक संतुष्टि जारी की और बोला कि इस हिसाब से एक लिस्ट ड्रॉ कीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि हमने एक लिस्ट को ड्रॉ किया, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में लिस्ट को लेकर नहीं आए। दरअसल एक लिस्ट को और इनको पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए था, जो इसमें 6800 को 69,000 का हिस्सा बताना चाहिए था। उसके बाद जो 6800 की जो बाहर हो रहे हैं जनरल वाले, उनको अलग से दिखाना चाहिए था। मैंने अधिकारियों से बात की थी इस संबंध में कि सर आपको ऐसा करना चाहिए था, तो अधिकारियों का ये कहना हो गया था कि जब भी जज साहब मांगेंगे कोर्ट में, हम वो लिस्ट दिखा देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर कोई भी अधिवक्ता इस पर अपोज करेगा तो हम वो लिस्ट हमने बना के शासन को भेज दी है, और जहाँ पे भी कोर्ट में वो लिस्ट मांगी जाएगी हम वो लिस्ट दे देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, लेकिन ये जो जियो आया है वो ये कहता है कि एक लिस्ट ड्रॉ करके आपको दिखानी चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना है क्योंकि 69,000 की भर्ती है, 6800 अभ्यर्थी हैं जो बाहर होने हैं इस लिस्ट से, लेकिन बाकी के जो अभ्यर्थी हैं 6800 को छोड़कर वो तो ज्यों के त्यों ही रहने, उनको कोई छेड़खानी नहीं होनी। इसलिए हमने एक 6800 की लिस्ट जारी कर दी। सरकार जब भी कोर्ट मांगेगी तो हम वो 6800 की लिस्ट दे देंगे, ये अभ्यर्थी हैं जो बाहर होने चाहिए थे। बहुत सारे अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर अधिवक्ताओं में भी, कि बहुत अधिवक्ताओं का ये कहना है कि ये आपके फेवर में नहीं है, बहुत अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि आपके फेवर में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर गलती हुई है। हॉरिजॉन्टल की जगह पे नॉर्मल अभ्यर्थियों का आना चाहिए था, वो हमने नॉर्मल जो अभ्यर्थी आने चाहिए थे उनकी एक लिस्ट जारी कर दी है। इस पर डिटेल्ड मंथन अभी और होना बाकी है कि लीगली रूप से यही जियो होना चाहिए या फिर एक लिस्ट और आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, या फिर सरकार कोर्ट में देगी। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो 6800 का जो जियो है वो 6800 के फेवर में है। तो कोई ये कहे कि 6800 के फेवर में नहीं है, ये गलत है। 6800 की फेवर में जियो है, घुमा के बातों को बोला गया है। इसको आप किस तरीके से समझते हैं, अधिवक्ता किस तरीके से समझते हैं? अगर आप जो भी मेरे भाई बहन लीगली नॉलेज रखते हैं, एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जितेंद्र सिंह का ऑर्डर पढ़िए जाकर, और उसमें डिफाइन किया गया है पूरे तरीके से जज साहब के द्वारा कि किस तरीके से कौन से रिजर्वेशन को अप्लाई करना है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है कि आप 1-2 घंटे में उसको पूरा डीपली एनालाइज ना कर पाएँ, बहुत टाइम लगता है। मुझे खुद 10-15 दिन इस पे मैंने मूड खपाया था सब पे। तो आप लेकिन उसको पढ़ेंगे तो आपके एकदम समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल महिला रिजर्वेशन, खासकर महिला रिजर्वेशन तब अप्लाई होता है जब 20% महिलाओं का चयन ना हो रहा हो। अगर 20% महिलाओं का ऑटोमेटिकली चयन हो रहा है तो महिला रिजर्वेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्मिक विभाग यही कहना चाह रहा है। लेकिन यहां पे सरकार ने क्या गलती करी कि 20% महिला रिजर्वेशन लगाया, उसके बाद
इस लिस्ट को ड्रॉ किया गया, जिसकी वजह से जो महिलाएं सेलेक्ट हुई उनको उनकी कैटेगरी से माइनस किया गया, जबकि और उनको उनकी कैटेगरी से माइनस किया गया और उनकी जगह पर सीटें जो थी वो जनरल वर्ग को ऑफर की गई, जबकि वो सीटें ऑफर होनी चाहिए थी आरक्षित वर्ग को। ये ओवरऑल कहने का मतलब है। तो यही इस जियो का सार है। अगर मेरे भाइयों को, बहनों को, सभी को समझ में आया होगा, या मैं आपको समझाने में कि मैंने कोशिश की है, अगर आप समझा पाया होऊंगा तो बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जैसे भी फ़ोन करके बताएंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ठीक है। धर्मेंद्र मौर्य जी लिख रहे हैं किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी क्या, पढ़ेंगे? अरे नहीं धर्मेंद्र मौर्य जी, ऑर्डर जो होते हैं हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं, आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट कानून.com है, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए। आप उस पर डालेंगे जाके कि जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑर्डर, तो वो आपको मिल जाएगा। indiakanun.com करके वेबसाइट है, आप उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस पर सारे ऑर्डर आपको अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है। निशान जायसवाल जी 5844 सीटें यहीं से निकल कर आई थी भैया, लेकिन 5844 सीटें जो निकल कर आई थी वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की सीटें निकल कर आई थी। लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें सभी वर्गों को मिलाकर लिस्ट दी गई है, ओबीसी, एससी, जनरल, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जनरल, सबको कंक्लूड करके दी गई है, इसलिए 6800 की आई है। अगर केवल ओबीसी की आती तो वो 5844 की हमारे हिसाब से बन रही थी, लेकिन उसके बाद थर्ड काउंसलिंग हुई है तो कुछ सीटें इधर उधर से एडजस्ट हुई हैं, इसलिए वो 5760 लोगों की सीट आई, टोटल लिस्ट आई है। 5660 नॉर्मल ओबीसी हैं, बाकी कुछ 30-35 स्पेशल कैटेगरी के ओबीसी हैं। ठीक है। तो ओवरऑल इस जियो का सार ये है। ये जियो मेरे पास सुबह ही आ गया था, मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे मना किया गया था, लेकिन मैंने उसके बाद देखा जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के एडवोकेट हैं माननीय अग्नेत्री त्रिपाठी जी, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था जियो। तो अब शायद किसी को मुझे भी देना, क्योंकि मुझे जहाँ से मना किया गया था, क्योंकि मैंने वहाँ से निकलवाया था, तो इस वजह से मैंने उसको सार्वजनिक नहीं किया था। बहुत लोगों ने मुझसे जियो मांगा था, लेकिन मैं दे नहीं पाया। उन सब से माफ़ी चाहूँगा, उस टाइम पे मैं नहीं दे पाया था। परिषद की तरफ से मुझे दिया गया था। इवन मुझे यहाँ तक मना किया गया था कि जो आपके बहुत करीबी लोग हैं आप प्लीज़ उनको भी शेयर मत कीजिएगा, जिसकी वजह से मैंने नहीं किया था। लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आ चुका था, इसलिए वो उन्होंने मुझे शेयर कर दिया था। अगर पब्लिक डोमेन में नहीं आता तो वो मुझे भी शायद नहीं मिल पाता। ठीक है। तो ये तो था जियो को लेकर। बाकी सभी लोग एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ क्या क्या है आपके। 6800 सभी का होगा ना सर, कृपया बता दीजिए। राघवेंद्र कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं। भैया देखो 6800 एकदम होगा, लेकिन कितना समय लगेगा मैं ये अभी नहीं बता पाऊँगा। 6800 के सिर्फ जो जियो आया है लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं उसको, कुछ लोग तो है फेवर में हमारे, लेकिन तरह तरह की भ्रांति हैं कि फेवर में नहीं है, कोई कह रहा है या नहीं है, इस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फेवर में है, लेकिन सरकार को एक मास्टर लिस्ट जारी करनी चाहिए थी इसके साथ में, ये मेरा भी मानना है। अगर कोर्ट मांगेगी तो वहाँ पर सरकार दे सकती है, तो कोई आपत्ति भी नहीं है उसमें। तो ये है साथ। बाकी और मैं पढ़ता हूँ। निशान जायसवाल जी, मैं आपका कमेंट छूट गया। अजय गुप्ता, क्या हो सकता है 6800 में? 6800 की नियुक्ति होगी भैया, कोई परेशानी नहीं होगी। विकास वर्मा जी 6800 कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। निशान जायसवाल जी 6800 में मेल सारे बाहर हो रही तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मेल बाहर नहीं हो जाएंगे, जो जनरल के मेल हैं वो सिर्फ बाहर होंगे। ठीक है, जनरल के मेल बाहर होंगे। एट लास्ट क्या हो सकता है 6800 का? अजय गुप्ता जी लिख रहे हैं भाई नियुक्ति होगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सभी के जवाब दे सकूं। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं, 2:45 बज गए हैं, मुझे अभी निकलना था 2:30 बजे कहीं पे, जिसकी वजह से मैंने 2 बजे का लाइव डाला था, लेकिन मैं लेट हो गया आने में लाइव में, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। तो ये था जियो का सार। और बाकी किसी भाई बहन को अगर कोई इसी तरह का कुछ भी और भी किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है,
और मैं बाकी और कमेंट ले रहा हूँ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। एक्चुअली मेरे फ़ोन की डिस्प्ले आधी ख़राब हो गई है, मुझे बहुत गौर से देखना पड़ रहा है, वो ब्लैक हो गई है थोड़ी, तो कमेंट समझ में नहीं आ रहा। मैं कल तक ठीक करवा लूँगा इसको। सभी का हो गया, कृपया बता दीजिए। मैंने आपका जवाब दे दिया है। विकास वर्मा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। और सूरी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। एक आप ही हो इंग्लिश पढ़ सके हो, सुरेश सैनी। अरे सुरेश सैनी जी हमारे बहुत ही संघर्ष के साथी रहे हैं, बहुत शुरू से इस केस में रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं को लाठी पड़ी थी जब धरना चल रहा था, सबसे पहले इन्हीं को चोटें आई थी, बहुत संघर्ष इन्होंने किया था। देखिए बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि सुनवाई कब होगी, तो देखिए सुनवाई के लिए कल हम लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन डालने जा रहे थे, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा किया गया कि आप लिस्टिंग एप्लीकेशन मत डालिए, हमें रोका जा रहा था। और उनका कहना था कि हम 20 तारीख में सुनवाई करवा लेंगे। 20 तारीख का कॉज लिस्ट आ गया है, लेकिन उसमें सुनवाई के लिए कुछ भी अभी तक लिस्टेड नहीं है। और गाली गलौज का सिलसिला चालू हुआ था। गाली गलौज के सिलसिले में बहुत लोगों ने मुझे ये बोला था कि आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। देखिए मैं रिकॉर्डिंग कोई सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी होती तो इससे पहले हमारे साथ के एक साथी थे जिन्होंने उल्टा सीधा आयोग टीम को कहा। मेरे पास उनकी कम से कम 50 रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन मैंने वायरल नहीं किए हैं। अभी मैं उस स्तर पर नहीं गया हूँ, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर जाऊँगा उसके लिए। मैं रिकॉर्डिंग वायरल अभी तक नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। मैंने अपने साथ के जो लोग थे, मेरे साथ के जो आयोग टीम के थे, मनोज प्रजापति जी, राहुल मौर्य जी, उन सबको सुना दिया। तो मैं वो लाइव अभी नहीं करूँगा, मैं उसके लिए खेद है मुझे। या फिर आप मुझे गालियाँ देना चाहें दे सकते हैं, या किसी को ये लगता है कि मैं गलत था तो आप अगर 6800 की नियुक्ति के बारे में सोचना गलत है तो मैं गलत सही, मैं उसके लिए सभी से माफ़ी चाहूँगा। मैंने आपको जियो समझाने के पर्पज़ से लाइव आया था। और रही डेट की बात, जो इन लोगों ने बोला है कि 20 तारीख में हम लोग सुनवाई करवा लेंगे, 20 तारीख की कॉज लिस्ट में अभी तक तो नहीं आया, हम 21 तक इंतज़ार करेंगे। 21 तक अगर आता है तो फिर इन लोगों को हटाना पड़ेगा, आप सभी को हटाना पड़ेगा। उसमें शायद मैं कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा, आप सभी लोग कोशिश करेंगे कि ये लोग इस तरह की हरकतें ना करें। कल जो मेरे साथ एक टोपा भाई हैं, उन्होंने बहुत बदसलूकी किया है। उन्होंने मुझे प्रशांत भाई के फ़ोन से फ़ोन किया था और उन्होंने बोला था कि आप लिस्टिंग एप्लीकेशन फ़ाइल मत करो। मैंने कहा क्यों फ़ाइल नहीं करूं, तो उनका कहना था क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं 2021 में सुनवाई करवा लें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं फ़ाइल करूंगा, लेकिन आप इस बात को मुझे बताते, मुझे एडवोकेट को क्यों आप परेशान कर रहे हैं। तो इस पर वो गाली गलौज पर उतर आए थे। गाली गलौज उन्होंने भी सुनी है, उन्होंने एक गालियाँ दी तो 10 दी थी, तो 10 गालियाँ सुनकर गए हैं। उससे पहले भी मेरी सैलरी पर और उस सब पे उन्होंने काफ़ी आरोप वो तो लगा ही नहीं सकते, आरोप लगाने लायक नहीं है। मैं सैलरी कितनी कमाता हूँ, क्या कमाता हूँ मैं, लेकिन याचियों के पैसे से नहीं जीता हूँ, भिखारी नहीं हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ तुम्हारी तरह। और मेरी कितनी सैलरी है, आपको अपनी बहन की शादी करनी है क्या जो मेरी सैलरी से पीछे पड़े हुए, वो आप अपने दिमाग को थोड़ा ठिकाने लाइए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारी धमकियाँ दी हैं, लखनऊ आऊँगा, लखनऊ में आऊँगा, अगर आपके पापा में, आपके बुजुर्गों में जितनी औकात हो मुझे रोक कर दिखा दें। रही हैसियत की बात, उन्होंने हैसियत के लिए भी कल बोला था कि तुम्हारी कितनी हैसियत है तो मेरे सामने अभी भी लेके बैठ जाओ, तुमसे 2 गुना 4 गुना अभी भी कमाता हूँ मैं, तो तुम्हारी औकात नहीं है मुझ तक पहुँचने की। मैं गाली देने पर उतर सकता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं देना चाहता ये सब इस तरह की चीज़ें। लेकिन हैसियत के बारे में आप कभी मत जाना, मेरे माँ बाप पे कभी जाएंगे तो मैं खींच कर मारूँगा आपको। मैं बहुत शांत स्वभाव में कह रहा हूँ, एक थप्पड़ मारूँगा ज़मीन पर गिरोगे। आगे से आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, अगर करोगे तो मार खाओगे। मैं कतई ये नहीं सोचूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी प्राइवेट नौकरी करके चला सकता हूँ, अभी भी चला रहा हूँ, आगे भी चला लूँगा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अकेला नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन 6800 लोगों को नौकरी मिलेगी, इस बात का दावा है। आपको जो करना है कीजिए, चंदे की दुकान आपको चलानी है चलाइए, लेकिन मुझसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं साथियों आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस तरह के लैंग्वेज मैं यूज नहीं करता हूँ। लेकिन ये एक बंदा है जो मैंने इनसे कहा था कि आपने एक बार बोला कि नोटिस के लिए पैसे दे दीजिए, मैंने एक बार में बोला तो मुझसे कह रहा है तुम्हारे बाप का पैसा था क्या वो, इस तरह की शब्दावली इन्होंने यूज की है। मेरे बाप का पैसा नहीं था, लेकिन तुम्हारी भी मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, ठीक है। जो घर चला रहे हो वो भी चंदे के पैसे से चला रहे हो, जो लखनऊ में घर बनवा रहे हो वो भी चंदे के पैसे से बनवा रहे हो। प्रूफ भी मेरे पास आ गए, सार्वजनिक कर दूंगा, चिंता मत करो।
ठीक है, सभी साथियों से जय हिंद जय भारत। माफ़ी चाहूँगा, और मैंने समझाने में अगर किसी भी साथी को जियो समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, बेझिझक मुझसे कॉल करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। जय हिंद जय भारत।